प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा आपके चहेते चैनल अंगिरा चैनल से आज फिर एक रोचक विषय वास्तु, ज्योतिष और भाग्य के विषय में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वास्तु, ज्योतिष तथा भाग्य क्या है तथा इनका किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी विवेचना करना आवश्यक है ताकि यह निश्चित हो सके कि केवल वास्तु सही होने से ही व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन जाता। सबसे पहले हम वास्तु की चर्चा करते हैं। वास्तुविदों का यह मानना है कि किसी भी भवन में यदि कोई वास्तु दोष नहीं है तो व्यक्ति समस्त प्रकार के सुखों को भोगने में सक्षम रहता है। ऐसे विद्वान न तो ज्योतिष को मानते हैं और न भाग्य को महत्व देते हैं। उनका कथन पूर्ण रूप से सही सिद्ध नहीं होता। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जिसके अंतर्गत एक महल अथवा भवन में रहने पर कोई व्यक्ति बहुत अधिक नाम कमाता है और बाद में उसी भवन अथवा उसी महल में रहने वाले बेटे पोते कोई नाम कमाने में सफल नहीं होते। जैसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप का उदाहरण सबके सामने है। उन्होंने अकबर के साथ जिस प्रकार से युद्ध किया, उसे देखते हुए वे इतिहास के अमर पुरुष बन गए। बाद में उसी महल में रहने वाले उनके वंशजों को वह ख्याति प्राप्त नहीं हुई। ये विचारणीय है कि महाराणा प्रताप जिस महल में रहते थे, बाद में उसका कोई वास्तु परिवर्तन नहीं हुआ। यदि उन्हें इतनी ख्याति केवल वास्तु के कारण प्राप्त होती तो बाद में उसी महल में निवास करने वाले अन्य सदस्यों को इसका लाभ क्यों नहीं प्राप्त हुआ। इस विषय में महलों को छोड़ दिया जाए तो अनेक उदाहरण हमारे सामने आएंगे, जिसमें एक ही भवन में रहने वाले पिता ने जीवन भर कष्ट भोगे, लेकिन उसके बेटे ने बड़ा नाम कमाया और जीवन के समस्त सुखों का भोग किया। कई उदाहरण इनके विपरीत मिलेंगे, जहां पिता ने नाम कमाया लेकिन उनके बेटे को वैसा नाम और पैसा नहीं मिला। अगर वहां वास्तु दोष नहीं था तब एक पक्ष दुखी क्यों रहा, और अगर वास्तु दोष था तब भी एक पक्ष ने सभी प्रकार के सुख कैसे भोगे। इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा एवं दशा को तय करने में वास्तु ही सक्षम है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ये अकेला वास्तु व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह से प्रभावित कर पाने में सक्षम नहीं हो सकता। इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, एक व्यक्ति की वास्तु पर बड़ी गहरी आस्था एवं विश्वास था। उसका नाम श्याम प्रसाद था। उसका ये प्रबल विश्वास था कि यदि वह कोई ऐसे भवन का निर्माण कराए जिसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष न हो तो वह जीवन भर उस भवन में निवास करते हुए समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर सकता है। इसके लिए उसने एक शहर में बहुत बड़ा भूभाग खरीदा। योग्य एवं विख्यात वास्तुविद से भवन निर्माण का नक्शा बनवाया और उसी वास्तुविद के निर्देशन में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। इस निर्माण कार्य में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। हर कक्ष और निर्माण वास्तु सम्मत था। भवन देखने में अत्यंत सुंदर एवं भवन भव्य दिखाई देता था। श्याम प्रसाद ने जब अपने भवन को बाहर से देखा तो उसकी भव्यता को देखकर वह स्वयं भावविभोर हो गया। वास्तुविद के साथ उसने एक एक कमरे और एक एक जगह का निरीक्षण किया और इस बात से संतुष्ट हो गया कि भवन का निर्माण वास्तु सम्मत सिद्धांतों के आधार पर ही हुआ है। और बाद में एक शुभ मुहूर्त में उसने गृह प्रवेश किया। श्याम प्रसाद के 2 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र दूसरे शहर में शिक्षा प्राप्त कर रहा था और एक पुत्र उसके पास था। वह विवाह योग्य आयु प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ था। श्याम प्रसाद का एक होटल था जो उसकी आय का प्रमुख साधन था। इसी प्रकार से साथ देने वाली पत्नी थी।
इसी दृष्टि से भवन स्वामी श्याम प्रसाद बहुत अच्छी स्थिति में था। प्रिय दर्शकों, उस भवन में निवास करने के लगभग 6 माह के पश्चात की एक घटना ने उसके भविष्य के सपनों को चूर चूर कर दिया। हुआ क्या कि उसके बड़े पुत्र का झगड़ा वहीं पास में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो आपराधिक प्रवृत्ति और पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे। ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपने चरम स्थान पर पहुंचा। श्याम प्रसाद के बेटे ने एक दिन दूसरे पक्ष के व्यक्ति को बुरी तरह से पीट दिया। उसका पिता बहुत बड़ा अपराधी था जिसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी। एक दिन उसने 15-20 लोगों के साथ मिलकर श्याम प्रसाद के मकान पर आक्रमण कर दिया। बाहर से ज़बरदस्त पत्थरबाजी करके भवन को बड़ी क्षति पहुंचाई। श्याम प्रसाद उस समय घर पर ही था। बदमाशों ने उसकी भी पिटाई कर दी। उसकी माताजी का भी अपमान किया गया। उसको स्वयं को भी काफ़ी पीटा गया। इस घटना के बाद में जब इसकी रपट लिखाने के लिए थाने में गए तो वहाँ विरोधी पक्ष ने पहले ही उनके विरोध में रपट लिखवा दी थी। परिणाम स्वरूप उसकी रपट नहीं लिखी गई और ना ही उस पर कोई विशेष ध्यान दिया गया। श्याम प्रसाद इस घटना से परेशान हो गया और इस झगड़े के बारे में उसने अपने बेटे से जानकारी प्राप्त की। बाद में अन्य लोगों ने उसे बताया कि आपके बेटे ने जिन लोगों से झगड़ा किया है उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वे बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए यदि वे यहाँ रहेंगे तो ये लोग उन्हें सुख से नहीं रहने देंगे। संभव है कि उनकी हत्या कर दी जाए, इसलिए अच्छा यही होगा कि जितना जल्दी हो सके वे इस भवन को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर चले जाएं। श्याम प्रसाद के बाद इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, लेकिन तत्काल मकान देखना और वहां जाकर रहने लगना भी आसान नहीं था। इस काम को उन्हें 2 महीने का समय लग गया। ये 2 महीने उन्होंने अत्यंत यातना के साथ व्यतीत किए। विरोधी पक्ष के लोगों ने उनको धमकाना और परेशान करना जारी रखा। उनका बाहर निकलना कठिन कर दिया। बाद में किसी तरह से उन्होंने दूसरी जगह मकान लेकर इस मकान को छोड़ दिया। उनका विचार था कि कुछ समय बाद में इस मकान को बेचकर किसी दूसरी जगह मकान ले लेंगे। आगे चलकर परेशानी ये हुई कि जिस मकान को बनाने में श्याम प्रसाद ने अपने जीवन की समस्त पूंजी लगा दी, बाजार से कर्ज लिया, उस मकान में रहने वाले का सुख भोगने का सपना ही बनकर रह गया। यहाँ तक कि उस मकान को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि नया मकान ले ले। वर्तमान स्थिति में श्याम प्रसाद अपना मकान होते हुए भी किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर था। ये घटना अपने आप में सत्य है। जो लोग वास्तु में बहुत अधिक विश्वास करते हैं उन्हें इस कथा पर आश्चर्य होगा। ये भी विचार करना होगा कि जिस भवन को बनाने के लिए सभी प्रकार के वास्तु सिद्धांतों का पालन किया हो, उस मकान में रहने का सुख श्याम प्रसाद को क्यों नहीं प्राप्त हुआ। संभव है कि जिस समय श्याम प्रसाद भवन का निर्माण करके इसमें रहने के लिए आया, उस समय उसका भाग्य एवं उसकी ग्रह दशाएं ठीक नहीं रही हों और उसे वास्तु सम्मत भवन में निवास करने के पश्चात भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उपरोक्त में बताए गए दुखों ने उसे जीवन से ही निराश कर दिया था। इसी प्रकार की अनेकों घटनाएं मिलती हैं। एक और घटना के बारे में चर्चा करनी आवश्यक है। इस घटना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पर भवन का निर्माण करवाया। इस ज़मीन का जिलाधिकारी द्वारा पट्टा भी दिया गया था और सारे कागजात तैयार करवा करके उस ज़मीन का मालिकाना अधिकार उसके पास था। इसलिए निश्चिंत होकर उसने उस ज़मीन पर भवन का निर्माण करवाया। उस व्यक्ति का विश्वास वास्तु में बहुत अधिक था। भवन निर्माण का कार्य उसने एक वास्तुविद की देखरेख में वास्तु सिद्धांतों की पालना करते हुए करवाया। वह इस बात से संतुष्ट था कि वास्तु सम्मत इस भवन में निवास करके वह सभी प्रकार के सुखों का भोग कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भवन निर्माण पूरा करवाने के पश्चात गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त ज्ञात किया गया। यह शुभ मुहूर्त 2 महीने पश्चात का निकला, लेकिन संकटों ने पहले ही उसे घेर लिया। जिस सरकारी ज़मीन पर उस व्यक्ति ने मकान का निर्माण करवाया था,
उस ज़मीन पर सरकार द्वारा एक आवासीय योजना के अंतर्गत भवन निर्माण का कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया। इस कारण उस ज़मीन पर निर्मित समस्त निर्माणों को ध्वस्त करके उसका अधिग्रहण करने की सूचना निकाल दी गई। परिणामतः गृह प्रवेश से पूर्व ही उसका वास्तु सम्मत बनाया गया मकान सरकार द्वारा तोड़ दिया गया और उसका अधिग्रहण भी कर लिया गया। जिला अधिकारी द्वारा दिया गया पट्टा भी किसी काम नहीं आया। बाद में वही व्यक्ति पास के गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हुआ। अगर वास्तु द्वारा ही समस्त प्रकार के सुखों का भोग किया जाना संभव होता तो व्यक्ति गृह प्रवेश तक भी क्यों नहीं कर सका। यहाँ भी ये माना जा सकता है कि जिस समय वह व्यक्ति भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा था उस समय उसके गृह अथवा भाग्य में कोई एक अवश्य प्रबल और दूसरा खराब रहा होगा, जिसके कारण से निर्माण कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। लेकिन भवन निर्माण के पश्चात जैसे ही गृह प्रवेश का समय आया वैसे ही उसके गृह अथवा भाग्य में से कोई एक जो उस समय सकारात्मक स्थिति में था वह भी नकारात्मक स्थिति में आ गया होगा। इस दृष्टि से भवन तो वास्तु सम्मत था लेकिन ग्रह दशा एवं भाग्य प्रबल स्थिति में नहीं थे। परिणाम स्वरूप वह अपने द्वारा निर्मित कराए गए वास्तु सम्मत भवन के भीतर प्रवेश करने तक का सुख प्राप्त नहीं कर सका। आज इतना ही। आगे का विषय आगे वीडियो में करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दिए गए ये उदाहरण और वास्तु की चर्चा समझ में आ गई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।